हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी कृतिका का चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरे होने के पहले ही अंधेरे होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धारा तक पहुंची। बहते पानी को यानी अंजलि में भरा हूँ तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? मैं भी संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर भी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जीते ने लकड़ी के बने खिलौने से एक छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर अब संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया। तो देखते ही देखते आदमी यात्री की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरा 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वह जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब वाक उसे ही देखते रह गए। कितने आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता है इतना आनंद? लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुमर थी। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल पर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल की शुरुआत महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ी किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो वहां मुझे शर्तीय बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव को भी अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव को लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, पर करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैल में रखा उसका महुआ रूप कर लिया था। मीठी रिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ साथ हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध का और बारिश। जीते लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादल में बादलों को चीरकर निकलती हमारे खतरनाक रास्तों के एहसासों में हमें मौन कर दिया था। और इस पर बारिश। एक चुप और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कहीं कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली।
करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच पहला सन्नाटा भी हटा। नार्गी उत्साहित होकर कहने लगी, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने परंतु प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे हैं क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ में जीप की खिड़की से मुंडी निकाल दूर तक देख रही थी, चांदी के चमकते पहाड़। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिरमो माया सेंधे मलाई सत्ताउंछू चहूं और बिखर रही बर्फ। तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, चहूं और बिरखी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप के उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ तक एक ओर थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर मलहमे की रंगत और कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ और पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, युथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता कि उन क्षणों की यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विमोह कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों का खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। और तभी दिमाग में कौंत की मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह किताब? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल सम है पूरे एशिया की। देखो, प्रकृति भी इस नायाब ढंग से सारे इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए
जब त्राही त्राही मस्ती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावत पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जागते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झील सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परातों को झीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा कि झुकी टुकी फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पर ही चीन सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतना कड़कती ठंड में आप लोगों का बहुत तकलीफ होती है। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फिर ही बेठुला कहते हुए जीते ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव ओवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया। भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जौवन पोश और माद में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकल घुमावदार और खतरनाक रास्तों में गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब यह लाउंग वापस लौट फिर युथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल में ताजा आया था। युथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रयुक्त और रोडोडुक के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिन में ही दिखेंगे। पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूल ही सच रखी हूँ। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी थे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ियों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखर को देखने के बाद युथांग थोड़ा फीका और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किम हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किम भारतीय आबोहवा में इस कदर मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उससे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वारा बाटा जगती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में जितेन हमें रकम की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है,
जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यह गुरु नानक की थाली के थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गिर गए थे। इस जगह चावल छिटक कर गिरे थे, वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदोम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ियों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटोक नहीं मैडम, गंगोत कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक मतलब है पहाड़। मैं क्या पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम, युथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन गए हैं। हम यहाँ रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीभ आगे बढ़ने लगती है। धन्यवाद।